नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और मूल अवधारणाओं के अंतर्गत आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राजनीतिक सहभागिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और राजनीतिक सहभागिता का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे राजनीतिक सहभागिता के विविध अभिकरण, यानी प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। देखो, राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण तथा राजनीतिक सहभागिता के जो स्वरूप हैं उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो स्वरूप हैं वो मुख्यतः दो रूपों में अपनाए जाते हैं, एक तो परंपरागत रूप में और एक गैर परंपरागत रूप में। अब प्रत्येक जो स्वरूप है उसके दो भाग हैं। स्वरूप भाग के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा अपनाया गया स्वरूप और राज्य के द्वारा या शासन के द्वारा अपनाया गया स्वरूप परंपरागत रूप के अंतर्गत। और गैर परंपरागत के अंतर्गत भी इसी प्रकार से दो स्वरूप है, नागरिकों के द्वारा और शासन के द्वारा। क्योंकि राजनीतिक सहभागिता एक दोहरी क्रिया है, जिसमें एक क्रिया करता है तो एक प्रतिक्रिया करता है। अब नागरिकों के द्वारा जिस प्रकार से जैसे अपनी बात पत्र के माध्यम से लिखना या प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिखना, याचिका करना या चुनाव में भाग लेना, मतदान करना, उम्मीदवार के रूप में चुने जाना, यह सभी परंपरागत स्वरूप के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां करना, जनता की सुनवाई करना, परिषदों का गठन करना, यह सभी गतिविधियां शासन व्यवस्था के द्वारा संपादित की जाने वाली परंपरागत रूप के अंतर्गत आता है। और जो गैर परंपरागत व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी दो स्वरूप है, राज्य का और नागरिकों का। नागरिकों की वे गतिविधियां गैर परंपरागत मानी जाती है जो परंपरा से हटकर हैं, लेकिन राजनीतिक सहभागिता का रूप है। जैसे सोशल मीडिया है, नुक्कड़ नाटक है, ऐसी गतिविधियां, धरना करना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, यह सभी गतिविधियां गैर परंपरागत गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। और सरकारों के द्वारा भी इस प्रकार की गतिविधियां अपनाई जाती हैं जो गैर परंपरागत हैं, तो वह गैर परंपरागत स्वरूप के अंतर्गत आती है। तो स्वरूप के संदर्भ में आप कंफ्यूज नहीं होना, और स्वरूप के अंतर्गत ही हम लोग इन अभिकरणों का अध्ययन करते हैं। आप लोगों का जो प्रश्न बनेगा वह मुख्यतः इस तरह से बनेगा कि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण क्या हैं, उनके बारे में आप बताइए। तो आप लोगों को जो मैं बताऊंगी आज की वीडियो के अंतर्गत उनका उल्लेख आप लोग कर देंगे। यदि पूछा जाता है कि राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप समझाइए, तो आप उसके स्वरूप जो मैंने बताए हैं, सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से और नागरिकों और प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर क्रिया के माध्यम से संपर्क। अब परस्पर क्रिया के अंतर्गत जो संपर्क है उसके अंतर्गत आप दो रूपों में बता देंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत रूपों के अंतर्गत। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को राजनीतिक सहभागिता का ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीतिक सहभागिता के विविध अभिकरणों के बारे में अध्ययन करना। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रेशर ग्रुप्स, यानी दबाव समूह। अब दबाव समूह मुख्यतः यह उदार लोकतंत्र की विशेषता है, और ये जो व्यवस्था है वह परंपरागत स्वरूप की विशेषता है। दबाव समूह वे समूह होते हैं जिनका समान हित होता है, और उस हित की पूर्ति के लिए, अपने समान हितों की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे लोग संगठित होकर सरकार पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दबाव डालते हैं ताकि इनकी हित पूर्ति हो। अपनी बातों को वह जनता के सम्मुख, सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं ताकि जनमत तैयार हो इनके पक्ष में और इनकी बात में अधिक वजन हो जाए। सरकार के सम्मुख यह अपनी स्वार्थों या अपने हितों के अनुरूप नीति निर्माण करने के लिए विभिन्न तरीकों पर दबाव डालते हैं, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से दबाव डालते हैं। इसीलिए इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। उदार लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें हित समूह भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध अपने हित से होता है और हित की पूर्ति के लिए यह संगठित होकर सरकार को प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। और दबाव समूह है क्योंकि यह सरकार की नीतियों पर अपने अनुरूप बनाने के लिए दबाव डालते हैं, इसीलिए इनको दबाव समूह कहा जाता है। अब यह दबाव समूह
जब सरकार की नीतियों को प्रभावित कर पाते हैं तो राजनीतिक सहभागिता के एक प्रमुख अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। परंतु अनेक बार इन दबाव समूह द्वारा गैर परंपरागत नीतियों का अनुपालन भी किया जाता है। असंवैधानिक तौर तरीकों से सरकार पर दबाव डाला जाता है। कहीं दंगे करवा दिए जाते हैं या कहीं आगजनी जैसी घटनाएं करवा दी जाती हैं, सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ करवा दी जाती है। इस प्रकार से यह जो राजनीतिक सहभागिता है उसकी शुचिता का भी क्षरण करते हैं, लोकतंत्र के जो स्वरूप है उसको भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो कहा जा सकता है कि दबाव समूह का स्वरूप है वह दोहरा है, परंपरागत भी और गैर परंपरागत भी। नेक्स्ट है आरंभक, जिसके बारे में हम लोगों ने स्विट्जरलैंड के संदर्भ में जब अध्ययन किया तब जाना ही था। आरंभक यानी प्रस्ताव का आरंभ करना या प्रस्ताव तैयार करना। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसके अंतर्गत यह प्रथा होती है कि स्वयं जो जनता है या मतदाता है वह कानून निर्माण करने के लिए या संविधान का कोई संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार करती है, जिसे कहते हैं आरंभक, और इसे फिर विचार के लिए विधानमंडल के पास भेजा जाता है और जनता के सम्मुख भी इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि इसके संदर्भ में जनमत तैयार हो। जो आरंभक तैयार किया जाता है, जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उस पर निश्चित लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए और यदि निर्धारित जो संख्या की गई है उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वह आरंभक वैलिड नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था मुख्यतः स्विट्जरलैंड के अंतर्गत अपनाई गई है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस प्रकार से भारत के अंतर्गत भी यह प्रथा कुछ रूपों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से अपनाई जाने लगी हैं। जैसे अब हम लोग सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान चलाने लगे हैं। किसी बात को, किसी प्रस्ताव को या किसी मुद्दे को सरकार के सम्मुख रखना है तो हस्ताक्षर अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर उस बात पर, उस प्रस्ताव पे करवा के उसे हम लोग इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यह बहु समुदाय के हित से संबंधित है और बहुत बड़ी संख्या में जनता इस संबंध में, इस संदर्भ में न्याय चाहती है। तो इस प्रकार के प्रस्तावों की शुरुआत हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से भारत के अंतर्गत भी होने लगी है। लेकिन आरंभक या प्रस्ताव जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रचलित है वैसी व्यवस्था भारत में नहीं है। चुनाव सुधार प्रणालियों के अंतर्गत इसकी मांग की जा रही है। नेक्स्ट है प्रत्याहान या प्रतिनिधि वापस बुलाना। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था होती है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने लिए शासन करने के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब ये चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, उसके लिए निश्चित कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल तक उसे कार्य करना होता है। लेकिन जब ये जो चुना हुआ प्रतिनिधि है अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर पाता और जनता के हितों की दृष्टि नहीं कर पाता है, उस स्थिति में जनता को यह अधिकार होता है कि वह उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही उसे हटा सकती है, बुला सकती है, उसे वापस आने के लिए विवश कर सकती है। यह प्रणाली भारत में नहीं है, लेकिन यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में भी प्रचलित है, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और भारत में इस प्रणाली या इस व्यवस्था की भी लगातार मांग की जा रही है। नेक्स्ट है जन सुनवाई यानी जनता की सुनवाई। जनता को अपनी सुनवाई के लिए जंतर मंतर जाना पड़ता है, विधानसभा और राज्यसभाओं के बाहर जाकर धरना देना पड़ता है, या जो सचिवालय हैं उनके बाहर धरना करना पड़ता है, या अधिकारियों से गुहार करनी पड़ती है कि हमारी ये कार्य कीजिए, या फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन जन सहभागिता के कारण एक नया कॉन्सेप्ट आया है जन सुनवाई का। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने अपने कल्याणकारी रूप के कारण जन सुनवाई की जो अवधारणाएं अब अपनानी शुरू कर दी है, इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जो जनप्रतिनिधि है या जो सार्वजनिक अधिकारी हैं जो जनता के लिए कार्य करते हैं, वे सभी विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए या उनकी समस्याएं सुनने के लिए जनता के पास जाते हैं, या जन सुनवाई के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे आयोजन किए जाते हैं जहां पर जनता आसानी से बिना किसी परेशानी से अपनी बात रख सके, किसी भी रूप में, लिखित या मौखिक, किसी भी रूप में वे अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सम्मुख व राजनीतिज्ञों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें।
भारत के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था प्रारंभ हो गई है जिसका रूप हमें प्रशासन शहरों की ओर और प्रशासन गांवों की ओर और प्रशासन आपके द्वार, ऐसे अभियान आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे। ये सभी हैं जन सुनवाई के उदाहरण, जिनके माध्यम से नागरिक अपनी बात समर्थ अधिकारियों और राजनीतिज्ञों तक पहुंचाते हैं और ये राजनीतिज्ञ या जो अधिकारी हैं यथासंभव इनका उसी स्थल पर समाधान करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है सलाहकार परिषदें, यानी सलाह देने की परिषदें। सरकारों द्वारा अपने विभिन्न विभागों के जो विशेष पक्ष हैं, ऐसे विशेष पक्षों से संबंधित कुछ ऐसे लोगों के जो गणमान्य लोग हैं, एक कमेटी बना दी जाती है, एक संस्था स्थापित की जाती है जो उन्हें विभिन्न विशिष्ट मामलों पर सलाह देने का कार्य करती है। उन्हें कहते हैं सलाहकार परिषदें। ब्रिटेन में इसका उदाहरण केंद्रीय आवास सलाहकार परिषद है और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद है। और भारत के अंतर्गत भी ऐसी विभिन्न सलाहकार परिषदों का समय समय पर गठन किया जाता है जो विशिष्ट गणमान्य नागरिकों या जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे संबंधित होती हैं, जो विभिन्न विशेष पक्षों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये जो सलाहकार परिषदें हैं वह भी सहभागिता का एक प्रमुख तरीका है, प्रमुख माध्यम है, अभिकरण है। नेक्स्ट है परिप्रेक्षा या किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान करना, रेफरेंडम या जनमत संग्रह। जनता अपना मत व्यक्त करती है किसी विशेष मुद्दे पर। तो कहा जा सकता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जनसाधारण के द्वारा जब मतदान दिया जाता है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, किसी भी रूप में, यानी इसके माध्यम से नए कानून बनाए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, या कोई ऐसा विवादित मसला है जिसका समाधान जानना आवश्यक है और सरकार असमंजस की स्थिति में है कि इसका निर्णय किस प्रकार से कैसे करें, तो उस स्थिति में उस व्यवस्था के अंतर्गत जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनता उसके अंतर्गत उस विषय पर मतदान करती है। जैसा कि ब्रिटेन में जो यूरोपियन यूनियन थे उसकी सदस्यता छोड़ने से पहले वहाँ ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसे ब्रेग्जिट नाम से जानते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत। अब ब्रिटेन की जनता ने इसके पक्ष में नकारात्मक मतदान किया और डेविड कैमरून की सरकार गिर गई। अब ब्रिटेन के अंतर्गत यह व्यवस्था हो गई कि जो यूरोपियन यूनियन उससे ब्रिटेन को हटना पड़ा। यह प्रभाव था जनमत संग्रह का। यह भी बहुत ही प्रभावशाली साधन है, प्रभावशाली माध्यम है जन सहभागिता निभाने का। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा। हम लोगों ने अपने हिस्ट्री में इस नाम को सुना ही होगा, सविनय अवज्ञा। विनय पूर्वक अवज्ञा करना, कहना नहीं मानना, विनय पूर्वता के साथ, इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा। यानी जब ऐसी कोई कार्यवाही होती है जो सरकार के द्वारा की जाती है, उसके अंतर्गत जनता के प्रति अन्याय होता है या जनता को प्रताड़ित किया जाता है या जनता के हितों की रक्षा वहाँ पर नहीं हो पाती है, तब नागरिक जानबूझकर उस कार्यवाही के विरोध में कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून तोड़ देते हैं, खुले तौर पर कानून का उल्लंघन करते हैं। इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा। बिना किसी और विरोध के माध्यम से केवल कानून का उल्लंघन किया जाता है, या तो किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश कर लिया जाता है या कोई सार्वजनिक कानून है उसको तोड़ा जाता है, स्वेच्छा से इसके अंतर्गत गिरफ्तारियां दी जाती हैं, लोग जेल भरो आंदोलन चला देते हैं। इस प्रकार से सरकार को मजबूर होकर लोगों की बात माननी पड़ती है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत देखा। दांडी मार्च, नमक कानून तोड़कर इस प्रकार से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को नाक को चने चबा दिया था, ऐसी स्थिति थी। तो ये सविनय अवज्ञा है, वह भी राजनीतिक सहभागिता का एक प्रमुख अभिकरण है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतिहिंसा। यह एक गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता का रूप है। विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए नागरिक विभिन्न प्रकार की हिंसाएं करते हैं, उपद्रव करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, बमबारी करते हैं, आत्मघात करते हैं। ये सभी ऐसी स्थितियां होती हैं जो राजनीतिक सहभागिता का नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करती है। यह राजनीतिक सहभागिता का या विरोध प्रदर्शन करने का सबसे उग्र रूप है।
इसके अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है और भारत के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियां आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत या नक्सलवादी गतिविधियों के अंतर्गत देखी जाती है। आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत स्वयं यहाँ के नागरिक भी शामिल होकर सरकार के प्रति विरोध इस रूप में दर्ज करवाते हैं। इसी प्रकार से जो नक्सलवादी हैं वे भी सरकार के विरोध में इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करते हैं। परंतु ये जो कार्रवाइयाँ राजनीतिक प्रतिहिंसा की होती हैं वे सभी लोकतंत्र के विपरीत हैं और यह राजनीतिक सहभागिता का अच्छा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न अभिकरणों का, जिसमें हम लोगों ने दबाव समूह है, जनमत संग्रह, प्रत्याहान, आरंभक राजनीतिक प्रतिहिंसा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसी स्थितियों के बारे में जाना। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता और राजनीतिक सहभागिता के पक्ष और विपक्ष में विचार के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।